हाँ बच्चों, मैं एस.के. दीक्षित आज आप लोगों का दिन मंगलमय हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। और अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, हिंदी विषय। हिंदी विषय में आप लोगों को हिंदी व्याकरण, वैसे तो व्याकरण बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें हम अपने मूल विषय पर आते हैं, शब्द निर्माण। तो शब्द निर्माण, शब्द का निर्माण कैसे होता है? शब्द ध्वनियों के संयोग से शब्द की रचना होती है। हिंदी में या हमको बोलचाल में है शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, वाक्य रचना में शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। शब्दों के प्रयोग के माध्यम से, शब्दों के एक व्यवस्थित क्रम से रखने से ही हमारी वाक्य की रचना होती है। तो प्रश्न आता है, शब्द क्या है? शब्द का हम निर्माण कैसे करें? तो शब्द का निर्माण करने पर सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि शब्द भाषा की एक स्वतंत्र इकाई है। जो भी शब्द होता है वो अपने में स्वतंत्र होता है, जिसका कोई अपने में एक अर्थ है। तो इसका दूसरा भाग आता है, शब्द भाषा की एक सार्थक इकाई है। शब्द तो होते हैं, जैसे हम प्रयोग कहते हैं खाना वाना, खा लिया, तो खाना शब्द तो एक मूल सार्थक शब्द है, लेकिन उसमें खाना वाना कर देते हैं, खाना आना कर देते हैं, तो ये आना शब्द एक निरर्थक शब्द है। शब्द तो है लेकिन ये निरर्थक है, अर्थात इसका हिंदी में प्रयोग नहीं किया जाता है और इसका हिंदी भाषा में कोई स्थान नहीं दिया गया है। तो हिंदी में आपको सबसे पहले ध्यान रखने की आवश्यकता है कि शब्द भाषा की एक स्वतंत्र इकाई है। दूसरे, शब्द भाषा के सार्थक शब्दों की ही इकाई है। निरर्थक शब्दों का प्रयोग हम भाषा में नहीं करते हैं। अब आता है प्रश्न कि शब्द का निर्माण हम कैसे करते हैं? तो शब्द का निर्माण करने के लिए हमको 3 वर्गों में हम इसका विभाजन करते हैं। शब्द का वर्गीकरण, शब्द निर्माण का वर्गीकरण हम 3 प्रकार से करते हैं। पहला आता है शब्द निर्माण। जो पहला आता है वो, अब सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा उपसर्ग के आधार पर। दूसरा पॉइंट आता है प्रत्यय के आधार पर। और तीसरा हमारा आता है समास के आधार पर। ये शब्द निर्माण के हमारे 3 प्रारूप हैं। हम 3 वर्गों में विभाजित करके हम शब्दों का निर्माण करते। तो आज हम अब उपसर्ग के आधार पर कैसे होता है, जैसे प्रा उपसर्ग है और इसमें हार मूल शब्द है, हमारा एक नया शब्द सार्थक शब्द बनता है प्रहार। इसी प्रकार से प्रत्यय के आधार पर आप कैसे शब्द की रचना करते हैं, इस विषय में हम यहाँ पर आपको केवल आज बता रहे हैं। जैसे मानव शब्द है और इसमें हमने ता प्रत्यय का प्रयोग कर दिया, तो हमारा एक नया शब्द बनता है मानवता। और समास के आधार पर जब हम इसका शब्द निर्माण करते हैं, तो जैसे हम कहते हैं स्नान और ग्रह, ये 2 शब्दों का, स्नान अपने में एक पूर्ण शब्द है, दूसरा ग्रह अपने में एक पूर्ण शब्द है। जब दोनों शब्दों का हम मेल कर देते हैं तो हमारा एक नया शब्द बन जाता है
स्नानाग्रह, स्नानाग्रह, स्नानाग्रह माने जहाँ पर हम स्नान करते हैं तो उसके लिए स्नानागार भी कह सकते हैं, स्नानाग्रह भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा एक नया शब्द बनता है स्नानाग्रह या स्नानागार। इसको स्नानाग्रह भी कह सकते हैं और स्नानागार भी कह सकते हैं। जिसको आप लोग बाथरूम कहते हैं, बाथरूम में स्नान करने के लिए हम जाते हैं, तो इस प्रकार से ये शब्दों का निर्माण करते हैं। अब प्रश्न आता है कि शब्दों के निर्माण की जो ये प्रक्रिया है, इसमें अब मूल फर्स्ट आता है आपका कि फर्स्ट आपका आता है उपसर्ग के आधार पर शब्द निर्माण। तो ये उपसर्ग के आधार पर जो शब्दों का निर्माण हम करने जा रहे हैं, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले उपसर्ग कहते किसे हैं, आप कैसे जानेंगे कि ये उपसर्ग है? तो उपसर्ग की डिफिनेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले हम आपको यहां पर हम आते हैं उपसर्ग। उपसर्ग की डिफिनेशन में हम आपको बता सकते हैं कि भाषा उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग भाषा के वे सार्थक लघुतम खंड हैं जो शब्द के आरंभ में लगाकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। आप उसकी डिफिनेशन में लिख सकते हैं, वे सार्थक लघुतम, भाषा के वे सार्थक लघुतम खंड जो नए शब्दों को निर्माण करते हैं, हम उपसर्ग कहते हैं या उपसर्ग कहलाते हैं। तो इस प्रकार से उपसर्ग में आप डिफिनेशन में लिखना चाहें तो लिख लें, भाषा के वे लघुतम, भाषा के वे लघुतम सार्थक शब्द जो मूल शब्द के पहले लगाकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, नए शब्दों का निर्माण करते हैं। ये शब्द हिंदी में 3 प्रकार के पाए जाते हैं। शब्द हिंदी में 3 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला आता है तत्सम, तत्सम शब्द। दूसरा आता है तद्भव शब्द और तीसरा आता है आगत या विदेशी शब्द। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द से अभिप्राय है, तत्सम शब्द कौन है? तत्सम शब्द आपका जैसे कर्म शब्द है, कर्म शब्द है, ये तत्सम शब्द है। और हमने कर्म को कह दिया काम, ये तद्भव हो गया। यानी जो संस्कृत भाषा के मूल शब्द हैं उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं, और जो संस्कृत भाषा से रूपांतरित होकर के
हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। और आगत शब्द या विदेशी शब्द, जैसे हम कह देते हैं कि जो विदेशी भाषा से शब्दों का हमने अपने हिंदी शब्दकोश में समाहित कर लिया है, ऐसे शब्दों को हम विदेशी शब्द या आगत शब्द कहते हैं। जैसे हमने कह दिया ईमान, तो ईमान ये उर्दू भाषा का शब्द है, उर्दू भाषा से ये हिंदी में समाहित कर लिया गया। रेल, हम कहते हैं रेल आ गई, तो रेल क्या है? रेल ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसको हमने हिंदी में समाहित कर लिया और हिंदी में शब्दकोश में इसको मिला लिया, बोलचाल में इसका प्रयोग करने लगे। इसलिए जो विदेशी यानी अन्य भाषाओं से जिन शब्दों का चयन करके हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, ऐसे शब्दों को हम आगत या विदेशज शब्द भी कहते हैं। क्लियर? इस प्रकार से ये उपसर्गों का हम 3 प्रकार से प्रयोग करते हैं, एक तत्सम शब्दों के माध्यम से, एक तद्भव शब्दों के माध्यम से और एक आगत या विदेशी शब्दों के माध्यम से। तो इस प्रकार से इनमें हम हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग प्राप्त होते हैं। पहला आपका बताया तत्सम के शब्दों के आधार पर, दूसरा बताया तद्भव शब्दों के आधार पर और तीसरा आता है विदेशी शब्दों के आधार पर। अब यहाँ पर हम आपको सबसे पहले बता रहे हैं तत्सम शब्दों के आधार पर। तो आपको मालूम होना चाहिए संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में 22 उपसर्गों का प्रयोग किया गया है। 22 यानी 22 उपसर्गों का प्रयोग हिंदी भाषा में किया गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, आप लिखने के लिए लिख सकते हैं, एक तरफ लिख लीजिए उपसर्ग, दूसरी तरफ उसका अर्थ क्या बनता है, और इसके पश्चात जो हम नए शब्द का प्रयोग करते हैं या नया शब्द इसको ही हम यौगिक शब्द भी कहते हैं। जो शब्द मूल शब्द में जिस उपसर्ग का प्रयोग करने के पश्चात जो नया शब्द बनता है उसको हम यौगिक शब्द भी कहते हैं, या इसी को हम व्युत्पन्न शब्द भी कहते हैं। व्युत्पन्न जो हमारा बाद के पैदा हुआ है, उत्पन्न माने पैदा होना, व्युत्पन्न जो मूल शब्द में एक नया शब्दांश जुड़ करके जो एक नया शब्द निर्माण हुआ, उसको हम व्युत्पन्न शब्द भी कहते हैं, यौगिक शब्द भी कहते हैं, या हम उसे नवीन शब्द भी कहते हैं। तो इसमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। कहीं पर आपको यौगिक शब्द मिला हुआ लिख जाए तो यौगिक शब्द में आप भ्रमित आ जाएं, कहीं व्युत्पन्न शब्द का लिखा हुआ प्रयोग मिल जाता है तो आप लोग भ्रमित हो जाते हैं, कहते हैं ये व्युत्पन्न शब्द क्या है, ये तो सर ने बताया नहीं, यौगिक शब्द क्या है ये तो समझाया नहीं। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि व्युत्पन्न शब्द या यौगिक शब्द जो नया शब्द, 2 शब्दों के निर्माण से एक नए शब्द की जो रचना होती है उसको हम यौगिक शब्द कहते हैं या व्युत्पन्न शब्द भी कहते हैं। क्लियर? तो हम यहाँ पर आपको बता रहे थे उपसर्ग, उसका अर्थ और उसका हम उदाहरण। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक अति उपसर्ग है, उपसर्ग है अति। अति का अर्थ होता है अधिक। अब अति शब्द का अर्थ हुआ अधिक। अब इसके हम एक शब्द की रचना करते हैं तो शब्द बन जाता है अत्यंत। अत्यंत शब्द एक हमारा बन गया, अति धन अंत, तो अत्यंत शब्द की रचना हो गई। अत्याचार एक नया शब्द बन गया, अत्याचार। अगला शब्द बन जाता है
इस प्रकार से हम एक अति उपसर्ग बना करके, एक उपसर्ग को लगा करके हम एक नहीं अनेकों शब्दों की रचना कर सकते हैं। इसी प्रकार से शब्द आता है, उपसर्ग आता है अनु। अनु अनु शब्द का अर्थ होता है पीछे या समान। पीछे, पीछे भी हम कह सकते हैं, समान भी कह सकते हैं और बाद में आने वाला भी कह सकते हैं। जैसे हमने तो शब्द रचना करते हैं अनुभव, अनुवाद, अनुशासन। तो इस प्रकार से हम देख रहे होंगे आप लोग कि एक उपसर्ग का प्रयोग करके हम कई शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप कई प्रकार के शब्दों का निर्माण उपसर्गों की सहायता से कर सकते हैं। आज हम आपको इतना ही बता रहे हैं, शेष भाग आपको कल आपको बताएंगे, जिससे आपको पूर्णतः समझ में आए। इसलिए अब हम इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।